नर्स की चीख सुनते ही सभी लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं तो नर्स विक्रम के बेड के पास लगी मशीन की स्क्रीन की तरफ इशारा करती है, जिससे विक्रम के पल्स रेट पर नजर रखी जा रही थी। विक्रम के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थीं। ये देखकर क्रिटिकल वार्ड के अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर अरुण आदित्य का गला पकड़ लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये क्या कर दिया तुमने? जान ले ली अपने चाचा की? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बताओ, क्या खिलाया तुमने उनको? आदित्य को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्या जवाब दे वो डॉक्टर को। आदित्य ने तो बस अपने लॉकेट पर भरोसा करके उतना ही किया जितना उसके समझ में आया। आदित्य ने जब वो भस्म विक्रम के मुंह में डाली थी, तब विक्रम के माथे पर बना लाल क्रॉस का निशान गायब हो गया था। तो फिर विक्रम के दिल की धड़कनें कैसे बंद हो गईं? ये सब देखकर डॉक्टर मांजरेकर भी अपना आपा पूरी तरह से खो बैठते हैं। डॉक्टर तुषार, जाकर पुलिस को कॉल करो। हिम्मत तो देखो इस लड़के की, हमारे सामने पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और उसे मार डाला। तभी अचानक से मोनिश जोर से चिल्लाता है, शांति रखो आप सब, मेरे पापा मरे नहीं, वो जिंदा हैं। मोनिश की बात सुनते ही एक बार फिर से पूरे क्रिटिकल वार्ड में सन्नाटा छा जाता है और सुनाई देती है तो सिर्फ विक्रम के दिल की धड़कनों की आवाज। सभी का ध्यान दोबारा से उस मशीन पर जाता है और अब विक्रम का दिल एकदम नॉर्मल तरीके से धड़क रहा होता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर अरुण आदित्य को एक तरफ धक्का देते हैं और विक्रम के पास जाकर उसे एग्जामिन करते हैं। विक्रम का पल्स रेट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर अरुण से रहा नहीं जाता और वो खुशी से चिल्ला उठते हैं, ये तो चमत्कार है, मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। क्या धाकड़ वापसी की है आदित्य तुम्हारे चाचू ने। सभी लोग आदित्य की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। डॉक्टर अरुण आदित्य को ढूंढने क्रिटिकल वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। इधर आदित्य तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश है कि उसके विक्रम चाचू की जान बच गई। इतने में डॉक्टर अरुण आदित्य को लिफ्ट की तरफ जाता देख उसे आवाज लगाते हैं, आदित्य। और फिर वो भागकर आदित्य के पास पहुंच जाते हैं। आदित्य के पास पहुंचकर डॉक्टर अरुण उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कहां भागे जा रहे हो भाई? इतनी जल्दी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हालांकि इस वक्त डॉक्टर अरुण की आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी आदित्य उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर डॉक्टर अरुण आदित्य के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया और तुम पर चिल्लाया, और यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि तुम जो कह रहे थे वो सच में कर दिखाओगे। ये सुनकर आदित्य मुस्कुरा देता है और लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर अरुण उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस दवाई के बारे में जो तुमने अपने विक्रम चाचू को खिलाई थी, अगर अभी भी तुम्हारे पास वो दवाई है तो वो मुझे चाहिए। मेरा उस दवाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि वो डॉक्टर अरुण से क्या कहे, क्योंकि सच तो वो बता नहीं सकता था। तो आदित्य बात को टालने के लिए कहता है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, मैं आपको घर जाकर चेक करके सारी डिटेल्स बता दूंगा। डॉक्टर अरुण समझ जाते हैं कि फिलहाल आदित्य उस दवा के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो अपना विजिटिंग कार्ड आदित्य को देते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम घर पहुंचकर मुझे कंफर्म करके बताना, याद से मुझे कॉल करना, क्योंकि ये एक बहुत खास पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है। आदित्य डॉक्टर अरुण के हाथ से उनका विजिटिंग कार्ड ले लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो अपना फोन नंबर डॉक्टर अरुण को देकर वहां से निकल जाता है। अस्पताल से निकलकर आदित्य अपनी दुकान की तरफ बढ़ता है और पूरे रास्ते यही सोचता रहता है, इस लॉकेट की वजह से मेरी जिंदगी में कितने बदलाव आ गए हैं, लेकिन इस लॉकेट में ऐसा क्या है कि वो चमकता है और चमत्कार कर दिखाता है। आदित्य अपने गले में से लॉकेट निकालकर उससे अच्छी तरह टटोल कर देखता है। फिर वो उस लॉकेट को सूरज की तरफ रखकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है कि कहीं लॉकेट के अंदर तो कुछ नहीं है। आदित्य के मन में तर्क वितर्क चलने लगते हैं। ऋषि विश्वामित्र के पास कामधेनु गाय थी और स्वर्ग लोक में कल्पवृक्ष, कभी भी कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा, तो फिर इस लॉकेट को भी तो हमेशा चमकना चाहिए ना। पर ऐसा तो नहीं होता, तो क्या लॉकेट सिर्फ भविष्य में होने वाली घटना के हिसाब से चमकता है? शायद ऐसा ही होगा। आदित्य ने अपना लॉजिक लगाया, मगर दादाजी के पास ये चमत्कारी लॉकेट कैसे आया होगा?
क्या दादाजी को इस लॉकेट की चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता था? शायद हाँ, तभी तो दादाजी इस लॉकेट को मेरे नाम करके गए थे। अपनी सोच में डूबा आदित्य अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। कैश काउंटर पर पहुंचकर आदित्य डेबिट कार्ड को वापस रख देता है और तभी उसका ध्यान जाता है कि लॉकेट फिर से चमक रहा है। ये देखकर इस बार आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ तो होने वाला है। तभी लगभग 45 साल का आदमी आदित्य की दुकान में आता है। आदमी का नाम नागेश रावत है। नागेश दिखने में दुबला पतला है, लेकिन उसके बालों में थोड़ी सफेदी का असर भी दिखाई दे रहा है। दुकान में आकर नागेश आदित्य से पूछता है, पेन मिलेगा क्या? आदित्य अपनी जगह पर बैठे बैठे नागेश को बताता है, हाँ जी, कल ही नया स्टॉक आया है, वहां पिंक डिब्बे में है, आप ले लीजिए। फिर आदित्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नागेश से कहा, वैसे हमारे पास ब्रांडेड खिलौने, स्कूल बैग्स, सॉफ्ट टॉयज भी हैं, आप देखना चाहेंगे? नागेश आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपनी दुकान का सामान बेचना बखूबी आता है, पर फिलहाल के लिए ये एक पेन ही काफी है। नागेश की बात सुनकर आदित्य भी हंसने लगता है। फिर कैश काउंटर के पास आते हुए नागेश ने आदित्य से पूछा, कितने हुए? 20। आदित्य ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि उसने देखा नागेश को कुछ तकलीफ हो रही है। अचानक से नागेश का शरीर अकड़ गया। ना तो वो हिल पा रहा था और न ही चल पा रहा था। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता या फिर कुछ कर पाता, नागेश जमीन पर गिर गया। एक बार को तो आदित्य को लगता है कि नागेश बेहोश होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसने सुना था कि आजकल शहर में ऐसे बेहोशी का नाटक करके पैसे ऐंठने का धंधा बहुत जोर पकड़ रहा है। आदित्य ने सोचा कि इससे पहले कोई और इस नाटक को देखे, उसे दुकान का दरवाजा बंद कर देना चाहिए, वरना लोग फिर से उसका मजाक बनाएंगे। आदित्य फौरन भागकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है और फिर नागेश के पास जाता है। दुबला पतला होने की वजह से आदित्य नागेश के शरीर को आसानी से पलट लेता है। फिर वो नागेश के दिल की धड़कनें चेक करता है, जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। आदित्य एक चैन की सांस लेता है कि तभी नागेश का शरीर हिलने लगता है, जैसे उसे बिजली के झटके लग रहे हों, और फिर नागेश का शरीर एकदम से सिकुड़ जाता है। ये मुसीबत कम थी कि तभी दुकान की मालकिन रमा देवी की आवाज आदित्य के कानों में पड़ती है, अरे आदित्य, ये दिन में दुकान का दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? दुकान खोलो, कमाओगे नहीं तो मेरी दुकान का किराया कैसे चुकाओगे? रमा देवी की आवाज ने दुकान की दीवारों और आदित्य दोनों को एक साथ हिलाकर रख दिया था। आदित्य के तो होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि रमा देवी बड़ी ही खतरनाक औरत है। बिना बात को समझे सीन क्रिएट करने में वो माहिर है। बस उन्हें ड्रामा करने का एक मौका मिलना चाहिए। आदित्य का कोई जवाब नहीं मिलने पर रमा देवी फिर से दुकान का दरवाजा खटखटाती हैं। आदित्य, दरवाजा खोल, आखिरी बार कह रही हूँ। अंदर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा ना? देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारे आदित्य की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो जाती है। उसकी दुकान में एक आदमी बेहोश पड़ा है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सब आदित्य पर शक करेंगे और दुकान पर कोई सामान लेने नहीं आएगा। पर अब वो कर भी क्या सकता था? उसकी दुकान को ताला लगना तो तय था। तभी अचानक आदित्य का ध्यान नागेश के माथे पर जाता है। इनके माथे पर विक्रम चाचू की तरह लाल क्रॉस का निशान नहीं है। इसका मतलब आदित्य की आंखों में चमक आ जाती है। अगर लॉकेट की मदद से वो विक्रम चाचू को दोबारा जिंदा कर सकता है, तो फिर वो नागेश की बीमारी को भी ठीक कर सकता है। ये सोचकर आदित्य लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी आंखें बंद करता है। आदित्य को उसी आयुर्वेदिक किताब के कुछ पन्ने दिखाई देते हैं, जिसकी मदद से उसने विक्रम का इलाज ढूंढा था। उन्हीं पन्नों में से एक पर आदित्य को प्रेशर पॉइंट तकनीक लिखा दिखाई देता है। आदित्य और ध्यान लगाता है तो उसे एक इंसान का चित्र दिखाई देता है, जिसके माथे के बीच वाले हिस्से से एक सुनहरी आभा निकल रही होती है और जो वहां से होते हुए उसकी छाती के ऊपरी हिस्से तक जाती है। ये सब देखकर आदित्य थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, इनको मिर्गी की पुरानी बीमारी है। इसके बाद आदित्य नागेश को प्रेशर पॉइंट तकनीक देना शुरू करता है और नागेश के मस्तिष्क से लेकर छाती तक उनके शरीर के मध्य प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव देने लगता है।
और देखते ही देखते नागेश का अकड़ा हुआ शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, लेकिन नागेश का चेहरा अभी भी लाल होता है। आदित्य अभी ठीक से राहत की सांस ले भी नहीं पाया था कि तभी उसकी दुकान का दरवाजा धाड़ से खुलता है और वो देखता है कि दुकान की मालकिन रमा देवी 4 पुलिस वालों और एक डॉक्टर के साथ दुकान के अंदर आ रही हैं। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, रमा देवी की नजर जमीन पर पड़े नागेश पर जाती है और बस फिर क्या था, अपनी आदत से मजबूर रमा देवी आव देखा न ताव और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हे राम, मुझे पता था ये आदमी कुछ तो गड़बड़ कर रहा था दुकान में। ऑफिसर्स देखो, वहाँ जमीन पर कोई गिरा पड़ा है। मुझे तो लगता है इस आदित्य ने ही इसकी जान ली है। हाँ, पकड़ लो इसे, इस खूनी को, इससे पहले कि भाग जाए। रमा देवी के चिल्लाने की आवाज से आसपास के लोग भी दुकान के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। दुकान के अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों को भी शक होता है। वो फौरन आदित्य की तरफ इशारा करके कहते हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जा। आदित्य के पास पुलिस वालों की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वो धीरे से पुलिस वालों से कहता है, साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो बस इनका इलाज कर रहा था। आदित्य की बात सुनकर रमा देवी और जोर से चिल्लाने लगती है, झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन करो ऑफिसर, ये लड़का पूरा पागल है। इतना कहकर वो दुकान के पास जमा हुए 1-2 लोगों को अंदर आने का इशारा करती है और पुलिस वालों के सामने उन लोगों से पूछती है, बताओ इन्हें, जब आदित्य के चाचा विक्रम इसी दुकान के बाहर बेहोश होकर पड़े थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था, तब आदित्य बीच सड़क में क्या कर रहा था? इस पर एक आदमी ने जवाब दिया, साहब ये आदित्य बीच सड़क में हवा में किसी से बात कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, और तो और आसपास कहीं कोई धुआं नहीं था, फिर भी पूछ रहा था इस धुएं में धक्का किसने दिया? फिर रमा देवी झट से बोली, देखा ऑफिसर, हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। आदित्य के पास लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं था। वहीं रमा देवी और लोगों की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले पहले तो नागेश रावत को एम्बुलेंस तक पहुंचवाते हैं और फिर वो आदित्य को अपने साथ बाहर खड़ी पुलिस जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नागेश को सीधा क्रिटिकल वार्ड में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर मांजरेकर पहले से ही मौजूद हैं। नर्स जब मरीज की पहचान के लिए उनकी जेब टटोलती है तो उसे मरीज की जेब में एक आईडी कार्ड मिलता है। वो जैसे ही उसे हाथ में लेकर पढ़ती है, वो चौंक जाती है और फौरन डॉक्टर मांजरेकर को इन्फॉर्म करती है, ओह माय गॉड, ये तो शहर के नए मेयर नागेश रावत हैं। हमें इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा और इनके परिवार को भी खबर करनी होगी, जल्दी करो। डॉक्टर मांजरेकर हॉस्पिटल स्टाफ को निर्देश देते हुए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठी तानिया कुछ परेशान से दिख रही थी। तानिया पहले ही अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर उलझन में थी, साथ ही वो अपने ऑफिस में भी परेशानियों से घिरी हुई थी। तानिया बहुत समय से रजत कपूर की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तानिया के मन में यही उधेड़बुन चल रही होती है कि तभी उसे लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आता है। आदित्य को हिरासत में लेने की खबर सुनकर तानिया हैरान रह जाती है और फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। तो अब क्या होगा आगे कहानी में? ये कैसा जाल है जिसमें आदित्य फंसता ही जा रहा है? ये लॉकेट आदित्य की जिंदगी में वरदान बनकर आया है या मुसीबत? अब तानिया क्या करेगी? क्या वो आदित्य को छुड़वा पाएगी या वो खुद ही पुलिस के चक्कर में फंस जाएगी? और आदित्य पुलिस को कैसे देगा अपनी बेगुनाही का सबूत? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए लव, लक और लॉकेट, सिर्फ पॉकेट एफएम।